हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी इंग्लिश क्लास 12th की स्ट्रेटेजी के बारे में। इंग्लिश में यार एज सच कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। एज सच में इतने सारे कोई मटेरियल नहीं लेके आया हूं जितने मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए लेके आऊंगा। पर इंग्लिश में ना एक स्मार्ट तरीका होता है जिससे कि अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है ना, फिर भी आप एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। होता क्या है, हर एक बच्चा इतनी अच्छी स्पोकन इंग्लिश नहीं होती है बच्चों की, मेरी भी नहीं थी। हर एक बच्चे की इतनी अच्छी वोकैबुलरी, हर एक बच्चा इतनी नॉवल नहीं पढ़ रहा होता है। पर इसके बावजूद ना आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो अगर आप ये तरीके अपनाओ जो मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनते रहना, एक एक पॉइंट में यहां पे कवर करूंगा, क्या क्या चीजें मेरे को आपको देनी है जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, क्या क्या तरीके जिससे आप एक तीर से दो निशाने मार पाओ, वो चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट करूंगा नहीं। ये आपको बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा, आपकी जो मार्किंग स्कीम है इसको एक बार ध्यान से स्टडी करो। जो आपका 20 नंबर का अनसीन पैसेज और अनसीन केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता है। अब ऐसे नहीं आते हैं कि आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, आप ढूंढोगे और 10 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको पूरे पैसेज को अच्छे से समझना होगा, उसमें से डिटेल में, डीप में से क्वेश्चन उठ के आएगा। अगर मैं बात करूं आपके लिटरेचर की, तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये भी कुछ इसी तरह के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उठ के सवाल आ जाएंगे, आपको डीप में हर एक चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। क्यों ना मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि आप ये दोनों चीजें 20 और 40 टोटल 60 नंबर सिक्योर कर पाओ, एक चीज करके आप दो निशाने मार पाओ। याद होगा मैंने 10th क्लास में भी आपको 2 साल पहले ये चीज बताई थी इस वाली वीडियो में। वही चीज, वही तरीका मैं आपको अभी ध्यान से सुनते रहना बताता हूं। आपको क्या करना है, जब आप लिटरेचर वाला पार्ट कर रहे हो, जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग मार रहे हो, तो उसको एक स्मार्ट तरीके से रीडिंग मारो। कैसा होता है वो स्मार्ट तरीका, वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनते रहना। आप कहोगे कि भैया ये तो मेरे को पता ही था, पर आप एंड में जब मैं चीजें बताऊंगा तब आपको चीजें कनेक्ट होनी शुरू होंगी। तो ध्यान से सुनना है। जो आपका रीडिंग है उसकी स्मार्ट अप्रोच क्या रहती है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप एक समरी की वीडियो देख लो, चाहे आप समरी कोई कहीं से रीड कर लो। मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा आप समरी रीड करो, क्योंकि आप जब रीड कर रहे होते हैं ना तो आपके कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और उससे आपके दिमाग में चीजें ज्यादा बैठेगी। वीडियो में आपका दिमाग कहीं और भी जा सकता है। तो आपका काम यह होगा सबसे पहला कि आपको समरी पढ़ लेनी है, 10 मिनट लगेंगे। आपने एक चैप्टर उठाया, उसकी समरी उठाई, 10 मिनट में रीड कर ली। अब आपको पूरा चैप्टर ऊपर ऊपर से सार में पता है कि इसमें होने क्या वाला है। अब आपका काम है कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है, और साथ में ये इंपॉर्टेंट काम है, लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन एनसीईआरटी में से बने हुए हैं, उनको आपको फाइंड करना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो समझाता हूं। देखो, ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर है, ठीक है। इस एनसीईआरटी के लास्ट लेसन चैप्टर है आपका। ये लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है, शायद पता हो अगर बुक खोली होगी तो जो आपका लास्ट लेसन है, इसमें अगर आप रीडिंग मार रहे होगे तो बीच बीच में ना कुछ सवाल आप अपने आप बना सकते हो कि भाई हु इज द स्पीकर, यहां पे आपका आंसर मिल गया। रीअप्रोच मीनिंग, ये आपको पता चल गया। व्हाट दैट स्पीकर वांट टू कन्वे। तो आपने क्या करा ना, जब आप पूरी एनसीईआरटी को रीड मार रहे हो तो उस बीच में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार इस पे से एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन आपने नीचे या फिर ऊपर छत पे बना लिया। समझ में आ रही है? अभी ध्यान से सुनते रहना, मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके यहां पे, तो आपको लगा कि यार यहां पे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। यहां पे इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। यहां पे से इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, मैंने बना दिया। कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बना के ऊपर लिख दिया, और उसका आंसर उसी पेज में नीचे छुपा हुआ है। अनसीन पैसेज सेक्शन ए, समझ में आ रहा है? अनसीन पैसेज सेक्शन ए में क्या होता है, आपके आंसर्स बीच बीच में कहीं पे छुपे होते हैं। अभी आप जब चैप्टर पढ़ लो तब भी तो आपके लिए वो एक अनसीन ही है। तो आप उन अनसीन चैप्टर्स में से अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो तो आप अपने आप इसकी तैयारी कर रहे हो। कनेक्ट बैठ रहा है? पर भैया आपने बोला कि ऐसे यार एक चैप्टर उठाओ और उसमें से क्वेश्चन बनाओ और उसको फिर डीप में रीड करो। भैया इतना टाइम है कि हम क्वेश्चन बना पाए? मेरी जान, मैंने बना दिए। अब आपका क्या काम है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम होगा आपका कि आपने समरी देख ली, समरी आपने रीड कर ली 10 मिनट में। अब दूसरा काम आपका क्या होगा कि आप एनसीईआरटी उठाओ, और मैंने उस वाले चैप्टर के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बना के रखे हैं। तो आपको जब ये आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, इसको एक अनसीन पैसेज की तरह, अनसीन चैप्टर की तरह पढ़ो कि आपने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब आपको डीप में इस चैप्टर को पढ़ के इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। ये क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं, हर एक चैप्टर के नहीं बनाए क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके लिए मैंने बना दिया। जैसे फ्लेमिंगो का आपका लास्ट लेसन हो गया, तो मैंने बोल दिया कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो पूरे चैप्टर में से। ये पेज नंबर अभी मत पढ़ना, ये पेज नंबर बाद में, अगर आपसे आंसर ना मिले तब पेज नंबर पे जाने के लिए। ये पेज नंबर नहीं पढ़ना हमें पढ़ना है अच्छा हु वाज वेचर,
we have all a great deal to reapproach ourselves with. Who is the speaker here? reapproach का मीनिंग क्या है? तो इस तरह से मैंने अराउंड चार पांच क्वेश्चंस बना दिए हर एक चैप्टर के लिए। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सेक्शन ए की तैयारी आप लिटरेचर वाले से कर रहे हो कि आपने एनसीईआरटी उठाई, अब एनसीईआरटी में से मेरे को ये क्वेश्चंस ढूंढने हैं। तो आप इससे क्या करोगे, लिटरेचर में डीप में जाओगे। अब आप जब लिटरेचर में डीप में जा रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो पता है, पहली चीज आपका दिमाग ट्रेन हो रहा है इन वाले पैसेजेस के लिए, साथ में आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे क्योंकि आपने एनसीईआरटी डीप में रीड करी है, तो आपको पता होगा कि कौन सा एक्सट्रैक्ट कौन से चैप्टर में से है, कहां से लिखा है, ये आपको पता होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को आप आराम से आंसर कर पाओगे क्योंकि आपको पूरी स्टोरी पता है, समरी तक पता है। आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आपको पता है कि कौन सी चीज कहां पर लिखी थी, कौन सा डायलॉग कौन से किसने बोला था। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने दिए ना मेरी जान आपको, ये इतने आसान भी नहीं होंगे, तभी मैंने साथ साथ में पेज नंबर लिखा है, जिससे कि अगर आपको ना मिले तो आप उस पेज नंबर पे जाके फिर उसके बाद ढूंढ पाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन बैंक है, यही सवाल आएंगे, यही पेपर में सवाल आप करके जाना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ये मैंने 10वीं में भी आपको दिया था जो मैं बता रहा हूं इस वाली वीडियो में। तो जरूरी नहीं है ये वाले सवाल आएंगे, पर ये डीप सवाल है, ये आपको मजबूर करेंगे चैप्टर को डीप में रीड करने के लिए। तो आप अपने आप एक तीर से दो निशाने मार रहे हो, आप अनसीन पैसेज अनसीन केस बेस की भी तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ आप लिटरेचर की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया चैप्टर, फिर आप उसका आंसर तो लिख ही दोगे। फिर बात आती है प्रेजेंटेशन की, वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा कि कैसे लिख के आने आंसर। तो आपने क्या करा कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए उसी के साथ साथ आपने स्मार्ट तरीके से एनसीईआरटी की रीडिंग मारी, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया है। ये रहा, इस तरह से आपने करा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं दूसरी चीजों पे। तो आपने ये यहां पे खत्म कर दिया है जी, और आपने ये यहां पे खत्म कर दिया। अब बात करते हैं हम राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन थोड़ा लेंदी है पर निहायत ही आसान है। तो अगर मैं बात करूं आपके नोटिस की, तो नोटिस हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, ऐसा कोई महारत वाली चीज नहीं है। 10 मिनट की कोई भी वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा फॉर्मेट क्या है। 3-4 आप टॉपर्स के आंसर पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा लिखते कैसे हैं, है ना। आपने लास्ट के 3-4 दिनों में 2-3 नोटिस की प्रैक्टिस कर ली, ये तो बहुत आराम से 5 नंबर है। सेम अगर मैं बात करूं आपके इन्विटेशन के, फॉर्मल वाला ज्यादातर रिपीट होता है, 99% चांस है वो आएगा, फॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाईज। तो फॉर्मल पे ज्यादा आप फोकस रखना, 10 मिनट की उसकी भी वीडियो देख के वो समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, 2-3 सैंपल पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये भी हो गया। अगर मैं बात करूं लेटर में जॉब वाले के ज्यादा चांसेस हैं, आसान भी आ सकता है और वो आएगा जरूर। तो इसलिए जॉब वाले का आप एक फॉर्मेट देख लो, आपको पता हो कि यार जैसे क्या होता है, मान लो आपको 150 वर्ड्स का लेटर लिखना है, तो उसमें क्या होगा ना, 60-70 वर्ड्स तो फिक्स ही रहते हैं कि हर लेटर में यही आएंगे। तो उनको आइडेंटिफाई करके ना उनको याद कर लो, फिर उसके बाद जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में लिखा गया है वहां पे उनको फिल कर दो। फिर अगर मैं बात करूं आपके आर्टिकल और रिपोर्ट की, तो इसमें मैं ये कहूंगा, अगर आप ज्यादा ऐसे बच्चे नहीं हो जिन्होंने इतनी नॉवल और इतनी रीडिंग नहीं मार रखी है, तो आप रिपोर्ट को चूज करना। क्यों? क्योंकि एक बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके अखबार में रिपोर्ट आती है उसी तरह से होता है। आर्टिकल में क्या होता है ना कि आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत होनी चाहिए, रिपोर्ट में ऐसा सच नहीं होता। तो ये जो चीज है ना आपकी राइटिंग सेक्शन वाली, ये लेंदी है पर ये आसानी से हो जाएगी। 5-5 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं इसमें, अगर आप 10-10 मिनट की किसी की वीडियो देख लो और 3-4 क्वेश्चन हर एक के प्रैक्टिस मार लो। ये इतना बड़ा भार नहीं है, असली भार है लिटरेचर और ये चीज, ठीक है, क्योंकि ये आसान नहीं आने वाली है। लिटरेचर में भी डीप में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए, और वो मैंने आपको एक बहाना दे दिया, बहाने से मैं आपको पूरी चैप्टर रीड करवा रहा हूं, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को ढूंढो उसमें से, तो आपका दिमाग चलेगा, आप दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हो, कसरत करवा रहे हो, इससे आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। अगर मैं बात करूं अब आगे आपसे कुछ इंग्लिश की प्रो टिप्स, में ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखना चाहता क्योंकि आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। कुछ प्रो टिप्स प्रेजेंटेशन की मैं आपको बताता हूं। पहला काम है, टॉपर्स की आंसर शीट रीड कर लो, पिछले 3-4 सालों की अच्छे से रीड करो, देखो कि वो आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा है आंसर का, कैसे उन्होंने बॉडी वाला पार्ट लिखा है, कैसे उन्होंने कंक्लूजन लिखा है आंसर का, उस चीज को देखो। हर एक बच्चा अपने आखिरी पेज को एक रफ पेज की तरह यूज करेगा। भैया ये क्या चीज है, ये भी मैंने आपको बताई थी, याद होगा इस वाली वीडियो में, अगर बच्चों ने देखी हो तो। यहां पे मैंने लिखा है कि लास्ट पेज को हमेशा हम रफ पेज रखेंगे। इसका काम क्या रहता है? इसका काम ये रहता है कि मान लो आप आर्टिकल लिखने बैठे, मान लो आप कोई क्वेश्चन लिखने बैठे, आपने लॉन्ग आंसर उठाया और आपको ये लॉन्ग आंसर लिखना है। आपने आंसर लिखना शुरू करा कि ये होता है, फिर ये होता है, इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर आप मेन वाली बॉडी में आए, ये होता है, ये होता है, आपने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया आंसर का। कंक्लूजन लिखते वक्त एकदम दिमाग में आया कि यार मेन वाले बॉडी में तो मैं ये भी लिख सकता था। होता है ऐसा? होता है। आर्टिकल लिख रहे होते हो, आप पूरे आर्टिकल लिख देते हो, फिर बीच में दिमाग में आता है अरे यार इस वाले पार्ट में तो ये भी लिख सकता था। तो ये जो पहले दिमाग में चीजें आ रही है ना, इसको पहले ही नोट डाउन कर लो,
रफ वाले पेज में, जो आपका आखिरी का पेज है इंग्लिश का, जो आपकी आंसर शीट होगी उसको एक रफ पेज की तरह बना लेना और उस पर ऊपर ऊपर लिख देना बड़ा बड़ा कि ये रफ पेज है जी। और इसमें मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया कि ये लॉन्ग आंसर है और इसके बारे में लिखो, तो उस क्वेश्चन के क्या क्या पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे पॉइंट पहले यहां पे लिख लो, ठीक है। चाहे वो अरेंज हो अनअरेंज कोई बात नहीं, आपने सारे पॉइंट जो भी दिमाग में है वो सारे आपने पॉइंट्स यहां पे लिख दिए। अब इनको सिस्टमैटिकली सोचो कि यार ये वाला पॉइंट पहले लिख लूंगा, फिर ये वाला पॉइंट दूसरी में लिख लूंगा, फिर ये तीसरी चीज लिखूंगा, फिर ये चौथी चीज लिखूंगा। तो आपने ऐसे करके दिमाग में बना लिया कि ऐसे लिखूंगा। आप कहोगे भैया इसमें बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगेगा नहीं, टाइम बचेगा। जब आप लिख रहे हो तब दिमाग में चीजें आने से बढ़िया है पहले ही सारी चीजें नोट डाउन कर लो सामने रफ पेज में, फिर उसके बाद उसको एक स्ट्रक्चर में लिखो, नंबर नहीं कटेंगे। टीचर को पता होगा कि बच्चा बहक नहीं रहा है, बच्चा एक फॉर्मेट में चल रहा है, एक फ्लो में चल रहा है, वो फ्लो मेंटेन रह रहा है। ये चीज बहुत जरूरी है। आप अभी भी अगर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो साथ में एक रफ पेज रखो और उसमें पहले नोट डाउन करो पॉइंट्स, फिर उसके बाद आंसर को फ्रेम करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम आते हैं आपके तीसरे पॉइंट पे जो मैंने यहां पे लिखा था। अगर जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो कोशिश करो कि उसमें समरी नहीं चेप के आनी। हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमने समरी चेप दी, ठीक है। इससे टीचर को लगता है कि इसको आंसर तो पता नहीं है, इसने 10 मिनट की कोई वीडियो देखी थी, 10 मिनट का कहीं से पढ़ा था और इसने समरी चेप के आ गया। अगर भैया हमें आंसर नहीं आ रहा है, कोई आंसर हम भूल ही गए हैं, फिर क्या करें? फिर क्या करो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो जरूर लिखो। ये नहीं कि समरी शुरू से लिखनी शुरू कर दी, पहले 2-3 लाइन जो है वो उस चैप्टर के बारे में डिफाइन कर दो। इससे टीचर को लगेगा कि अच्छा यार चैप्टर तो इसने पढ़ रखा है, फिर चाहे हमने समरी को चेप दिया है, पर शुरुआत से ही समरी नहीं चेपनी अगर कोई आंसर भूल गए हो तो। ये बात दिमाग में रखना। लास्ट पॉइंट जो है, इंग्लिश 10वीं की तरह नहीं होने वाली है ये वाली, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे लेवल अप होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कोर नहीं कर सकते, स्कोर हम बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बस ये बात है। ये मत सोचना कि आखिरी के 2 दिन बैठ के इंग्लिश कर लूंगा और जाके अच्छे नंबर ले आऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। इंग्लिश में आपको डे बाय डे अच्छे से रगड़ना पड़ेगा। इंग्लिश को ना कुछ बच्चे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार आखिरी में कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वाले बच्चे हैं। ऐसा मत करना। इंग्लिश में कम नंबर आएंगे तो ओवरऑल परसेंटेज गिरेगी। ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में कम नंबर आया और उसमें फोड़ दिया तो ओवरऑल परसेंटेज उसके हिसाब से देखी जाएगी। ये भी मेन सब्जेक्ट है, तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है। इसको जितना अब आपके 10-15 दिन बचे हैं इसमें रेगुलरली पढ़ते रहो। जैसी जैसी चीजें आपको बताई है, ये सारी पीडीएफ जो है आपकी, ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको नीचे दे दूंगा, इसको आप यूज कर सकते हो। सारे चैप्टर नहीं है मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है मैं फिर बोल रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने इसमें लिख दी हैं और इससे अब प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। फिजिक्स की जो आपकी डेरिवेशन शीट है, केमिस्ट्री की जो आपकी रिएक्शंस वगैरह हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मैं आगे 1-2 दिनों में आपके लिए देने वाला हूं चैनल पे। मिलते हैं तब, बाय बाय, टेक केयर, जाओ पढ़ लो, बाय।